हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 2 मार्च को कई सारे आर्टिकल्स हैं डिस्कस करने के लिए, एक एक करके देखेंगे। पहला है पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी विद इन पोर्टल्स ऑफ द जुडिशरी। इसको देखेंगे जुडिशरी के हवाले से क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कॉलेजियम को लेकर जो चीजें चल रही हैं उसके लिए फैजान मुस्तफा साहब ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, उसको पढ़ेंगे। दूसरा है फेजिंग आउट द लाइन मैथ इज नॉट फॉर अ गर्ल। असर की रिपोर्ट आई थी जिसमें रीडिंग राइटिंग और साथ ही साथ मैथ्स को लेकर के कुछ चीजें मेंशन की गई थी, उसको कनेक्ट करते हुए एक अच्छा आर्टिकल है हमारे पास। तीसरा है G20 इंडिया प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल लीडरशिप। जब तक G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास रहेगी तब तक आर्टिकल्स आते रहेंगे, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। ना अंडरस्टैंडिंग द विंडसर फ्रेमवर्क, जिसमें आर के गायब था आर्टिकल के पेज में। सो इसका इसमें क्या है, विंडसर फ्रेमवर्क के बारे में जो EU और UK के बीच में हुआ है उसके बारे में हम एक आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे, अच्छा एक्सप्लेनर है। देन कंबाइनिंग सोशल वेलफेयर कैपिटल मार्केट्स थ्रू SSC। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बेसिक्स में उसको पता करना, क्या डिक्लेयर हुआ है क्या नहीं, यूपीएससी के लेवल से इंपॉर्टेंट बैठता है, प्री पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने उसको भी ऐड किया है। देन शेयरिंग चेंजेस में हम देखेंगे आईएमडी ने क्या कहा अल नीनो को लेकर के, और क्या 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 चीजें दिमाग में रखनी चाहिए जो यूपीएससी के लेवल पे पूछी जा सकती हैं, वो भी हम समझेंगे। अल नीनो ला नीना वाला हिसाब किताब। देन इंडिया नॉट ऑन टारगेट इन मेनी वुमेन रिलेटेड डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें एसडीजी के जो टारगेट्स हैं उसमें इंडिया ने क्या क्या अचीव कर लिया है, और साथ ही साथ एक अच्छा इन्फोग्राफिक है, उसको भी हम देखेंगे। ऑलराइट, सो पहले आर्टिकल को लिखा है फैजान मुस्तफा साहब ने। आपके लिए एक अच्छा मेंशन है यहाँ पे कि ये फैजान मुस्तफा साहब की क्वालिटी बहुत अच्छी है, GS2 के लिए अच्छा कंटेंट देते हैं, उनकी नॉलेज जो जुडिशरी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर काफी बढ़िया है। तो कभी इनका आर्टिकल आपको मिल जाए किसी भी न्यूज़पेपर में, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, इन्होंने शुरुआत करी आर्टिकल की दैट जस्टिस इज ब्लाइंड इज पार्ट ऑफ द मिथ सिस्टम। मतलब कानून अंधा है, ये एक मिथ, जो ये पार्ट है मिथ सिस्टम का, ठीक है, जो मिथ जुड़ा हुआ है हमारे कानून के साथ उसका ही एक हिस्सा है। अ जज इज लॉयर हु इज पॉलिटिशियन हु हैज अ फ्रेंड। ये लाइन बहुत रिमार्केबल लाइन है, जिसमें क्या कह रहे हैं, एक जज क्या है, जज क्या है, एक लॉयर है। हु इज अ पॉलिटिशियन, जो एक पॉलिटिशियन भी है, राजनेता भी है या नेता भी है। हु हैज अ फ्रेंड, जिसका एक दोस्त है। ये किसने कहा, जज पॉल लीही once told his clerk फ्लॉयड अब्राहम। तो जज लड़ रहे हैं, पॉल ली फेमस जज रहे हैं, उन्होंने बात अपने क्लर्क को कही थी। तो जज क्या होता है, एक लॉयर है जो पॉलिटिशियन भी है और उसका एक दोस्त है। मतलब वो जो काम करता है वो पॉलिटिशियन के लेवल पे या पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हुए सारा काम करता है, उसका एक फ्रेंड भी होता है। फ्रेंड कौन है, जो बाहर की दुनिया से जुड़ा हुआ है, इसका इंडायरेक्ट मतलब ये है। इन इंडिया द एपिसोड ऑफ कॉलेजियम रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस एल विक्टोरियस गौरी's name and her appointment to the Madras High Court within weeks has revived the debate on judicial appointment। मतलब जितनी जल्दी मिस गौरी का अपॉइंटमेंट हुआ, उनके उनके अपॉइंटमेंट के पहले जो बहस हुई, उनके ऊपर जो हेट स्पीच को लेकर के एलिगेशंस लगाए गए, उसको अवॉइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उनके नाम को मंजूरी दे दी। और ये जो जो अपॉइंटमेंट हुआ, ये अपने आप में डिबेट को छेड़ता है। डिबेट किस चीज की, अपॉइंटमेंट की। तो इसका मतलब क्या है कि क्या कॉलेजियन सिस्टम में भी अगर अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ले आया जाए तो क्या गलत होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस के, उनका कंफर्मेशन कहाँ से होता है, सरकार के द्वारा ही कंफर्मेशन होता है उसका, क्योंकि अल्टीमेट जो जो नाम के रिकमेंडेशंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टच में रह करके आते हैं। और इसका एग्जांपल ये हो गया कि मिस गौरी के ऊपर कई एलिगेशन लगने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसको दरकिनार किया और उनको उनका नाम सिलेक्ट किया मद्रास हाई कोर्ट के लिए। तो अगर ऐसा ही है, अगर पॉलिटिक्स से वो इफेक्ट रहना ही है, तो क्यों ना हम उसी कॉलेजियन सिस्टम को एक्सेप्ट कर लें जिसके ऊपर सरकार कई सालों से बहस कर रही है, और इसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने में पुल डाउन कर दिया था। इस बात को एक्सप्लेन करते हैं इस पूरे आर्टिकल में। अ टू जज बेंच व्हिच मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एलिजिबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। और इनके अपॉइंटमेंट दो बातें निकल के आई कि एलिजिबिलिटी और सूटेबिलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। सेड दैट द मटेरियल ऑन हर एलिज हेट स्पीचेस वाज बिफोर द कॉलेजियम। ठीक है, उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी की एलिजिबिलिटी और सूटेबिलिटी में फर्क है, कि मतलब अगर किसी ने हेट स्पीच अपने पास्ट में कर रखा है तो क्या वो सूटेबल नहीं है उस पोजीशन के लिए बीइंग अ जज। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था उस समय। अकॉर्डिंगली द पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल पोजीशन ऑफ जजेस में इन्फ्लुएंस देयर जजमेंट। और जो उनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशंस होती हैं जजेस की और पॉलिटिकल पोजीशंस होती हैं, वो समय समय पे उनके 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 जजमेंट्स को भी प्रभावित करती हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हम बाद में देते हैं। Thus, concern about the ideological and political leanings
ऑफ जजेस इज परफेक्टली जस्टिफाइड। और जैसे जैसे उनकी जो जजेस के जो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल कंसर्न्स होते हैं उनको जस्टिफाई भी किए जाता रहा है। क्यों? इट इज अ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर, क्योंकि ये जो केंद्र है वो किसका है? पॉलिटिकल पावर का केंद्र है। बिकॉज इट कैन इन्फ्लुएंस द एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, ये पॉलिटिकल एक्शन को भी इफेक्ट करता है। कैसे? एग्जाम्पल्स वो दे रहे हैं कि कई सारे ऐसे जजमेंट्स के एविडेंस वो देते हैं जहां पे कोर्ट की रूलिंग्स के आधार पर प्रेजेंट सरकार को इफेक्ट हुआ और उनके डिसीजन को इफेक्ट हुआ। कैसे? कि भारतीय जनता पार्टी का 1996 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, हिंदुत्व जजमेंट था 1996 का, वाज अ बिग बूस्ट एंड लेजिटिमाइज्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकल पोजीशन। 96 का जो उनका डिसीजन था उसको बीजेपी को सपोर्ट मिला उस डिसीजन के बाद। साथ ही साथ बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन था उसके उसके ऊपर कांग्रेस सरकार को भी काफी बूस्ट मिला। उसी तरीके से पेगासस ऑर्डर था, उसके साथ ही साथ ऐसे कई सारे ऑर्डर, अयोध्या केस 2019 को भी रेफर करते हैं। ये सारे डिसीजन किस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो भी डिसीजन होते हैं जुडिशरी के हवाले से वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विक्ट्री को भी या पॉलिटिकल एम्फेसिस को सामने रखते हैं कि जो भी सरकार केंद्र में रही हो उनके डिसीजन को सपोर्ट करना ना सपोर्ट करना काफी हद तक एक पॉलिटिकल डिसीजन लगता है। और ऑन गोइंग जो डिस्प्यूट चल रहा है शिवसेना का पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस को लेकर के, उसके ऊपर भी देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी को असर आएगा। और डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 के ऊपर भी बहस बाकी है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। तो कहना क्या चाहते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या जो जितनी भी हाई कोर्ट्स की बात हो रही है उन सबके डिसीजन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इफेक्ट होते हैं। एज ए सेंटर ऑफ पावर इन नेशनल अफेयर्स सुप्रीम कोर्ट इज इनवेरिएबली ड्रॉन इनटू पॉलिटिक्स। और क्योंकि ये सेंटर ऑफ पावर है नेशनल अफेयर्स का, ऐसे सुप्रीम कोर्ट को इनवेरिएबली आना ही पड़ता है पॉलिटिक्स में। सिंस द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ वीटो पावर इन प्रैक्टिस इन स्पाइट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर लेइंग डाउन, द गवर्नमेंट वुड बी बाउंड टू अपॉइंट अ जज इफ हर नेम इज रीआइटरेटेड बाय द कॉलेजियम। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की जो कोई वीटो नहीं है इस बात को लेकर के कि जो भी नाम सजेस्ट किया जाए कॉलेजियम के द्वारा रीआइटरेट किया जाता है उसको अपॉइंट करने के लिए सरकार बाध्य है। इट इज बेटर टू इंक्लूड द यूनियन लॉ मिनिस्टर। और अगर ऐसा है ही और जबकि आपके सारे डिसीजन जो पॉलिटिकली इफेक्टेड होते हैं तो क्यों ना यूनियन लॉ मिनिस्टर को इसमें ऐड कर लिया जाए जैसा कि कहा जा रहा, प्रपोज किया गया है। और सेम तरीके से हम कॉलेजियम सिस्टम को एक्सेप्ट करते हुए अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं इन द कॉलेजियम जस्ट एज इन सेवरल अदर कंट्रीज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ऐसा होगा, कई अदर कंट्रीज में भी सेम चीज होती है। क्योंकि सवाल क्या है कि फाइनली हु कैन असर्ट, ये कौन पक्का करेगा that the collegium is entirely independent and always recommends ideologically neutral judges। ऐसा कौन पक्का करेगा कि जो कॉलेजियम की जो डिसीजन मेकिंग है वो इंडिपेंडेंट है और वो उनकी आइडियोलॉजी न्यूट्रल रहती है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मिस गौरी के अपॉइंटमेंट में जो मद्रास हाई कोर्ट की जज बनी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट स्टेप ले करके उसको स्टेप डाउन करता और कोई डिसीजन लेता, पर क्या हुआ? उसको सेट असाइड कर दिया गया, उनको चुन लिया गया। तो पॉलिटिक्स तो वहां पे भी है। तो जब आपके सारे डिसीजन पॉलिटिक्स के आधार पे होते हैं, चाहे वो लव जिहाद का भी मामला चल रहा है, अभी आपका एंटी कन्वर्जन लॉ चल रही है, डिवोर्स लॉ आने वाला है, तो उस केस में पॉलिटिकल पर्पस तो है ना इन सब डिसीजन का, और उसी के ऊपर आप डिबेट करते हो क्योंकि आप क्या हो? सेंटर ऑफ पावर इन नेशनल अफेयर्स जो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं मुस्तफा साहब। तो इस केस में अगर ये चीजें इतनी ज्यादा पॉलिटिसाइज हैं तो क्यों ना आप यूनियन लॉ मिनिस्टर को अपनी कॉलेजियम सिस्टम में ले लो और जो बात कही जा रही है उसको प्रपोज आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दूसरे देशों में भी ऐसा ही होता है, जो काफी वैलिड पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है फेजिंग आउट द लाइन मैथ इज नॉट फॉर अ गर्ल। एक केस को उठाते हुए आर्टिकल राइटर कहते हैं, दो राइटर्स हैं इस आर्टिकल के, वो कहते हैं कि एक बॉय से पूछा गया, पहले स्टूडेंट से, क्लास 7 का ही बच्चा था, उससे जब सवाल पूछा गया उसने कहा आई वांट टू बी अ मैथमेटिक्स एंड आई वॉन्ट टू बी अ मैथमेटिशियन होना चाहिए एंड साइंस टीचर, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। ठीक है। और जब लड़की से पूछा, एक गर्ल थी, उससे पूछा गया माई फेवरेट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। तो यहाँ पे वो सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जो हमारा एनवायरमेंट है देश का, उसमें ऐसा देखा गया है कि जो लड़के होते हैं, जो बॉयज का नंबर्स है, वो मैथ्स में आगे बढ़ना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि लड़कियां जो है दूसरे एस्पेक्ट की तरफ जा रही हैं, जहां पे उनका साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से कनेक्शन जो है वो दूर होता जा रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उनको सही टीचर्स नहीं मिलते हैं और जो लड़कियां अच्छा कर पाती हैं उनको सही टीचर ना मिलने की वजह से उनका मोरल भी नीचे जाता है।
सो वो कह रहे हैं द स्टूडेंट्स हु एक्सप्रेस देयर विशेस वर अमंग द बेस्ट परफॉर्मर स्टूडेंट्स, और जो जिनसे ये राय ली गई थी दो बच्चों से वो बेस्ट परफॉर्मर स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसी जो जो ये ओपिनियन बन रही है बच्चों के अंदर, जो मैथ इंटेंसिव ना हो करके, फिजिकल साइंसेज में ना जा करके हिस्ट्री और उनसे कम लेवल के कामों में काम करना चाह रहे हैं, जो मतलब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, मैथ्स और साइंस के प्रति लड़कियों का कनेक्शन कम होता जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं और हमें कुछ करना चाहिए। नाउ डू गर्ल परफॉर्म पुअरली इन बेसिक मैथ्स इन कंपैरिजन टू बॉयज, क्या ऐसा है कि लड़कियां कम परफॉर्म कर पाती हैं बॉयज से कंपैरेटिवली? ऐसा नहीं है। इन द रिसेंट रिसर्च, एक रिसर्च को रेफर करते हुए कहते हैं एक पेपर को, वी स्टडी दिस इशू यूजिंग चाइल्ड लेवल टेस्ट स्कोर इन मैथ्स एंड रीडिंग एबिलिटी फ्रॉम 2010 टू 18। असर की रिपोर्ट को रेफर करते हुए कहते हैं कि जो रीडिंग एबिलिटी, मैथ्स की एबिलिटी क्या लड़कियों में कम है लड़कों में ज्यादा है? ऐसा नहीं है। इस स्टडी के हिसाब से इन आवर फाइंडिंग्स बॉयज आउट परफॉर्म गर्ल्स इन मैथमेटिक्स सिग्निफिकेंटली विच हैज बीन परसिस्टेंट ओवर टाइम। जो समय के साथ अच्छा काम कर रहे थे वो अच्छा कर पा रहे हैं लड़कियों के बतौर, लड़के अच्छा कर रहे हैं मैथ्स में, लेकिन ये डेटा हर जगह अलग अलग है। द डिफरेंस इन रीडिंग स्कोर्स ऑन द अदर हैंड इज नेग्लिजिबल। रीडिंग का जो स्कोर है वो नेग्लिजिबल है। देयर इज अ कंसिडरेबल वेरिएशन थ्रू द वाइल इन नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश बॉयज आउट परफॉर्म गर्ल्स सब्सटेंशियली। इन साउथ इंडिया गर्ल्स आउट परफॉर्म बॉयज इन मैथमेटिक्स। ध्यान दीजिएगा। सो साउथ में क्या हुआ, लड़कियों ने अच्छा परफॉर्म किया लड़कों से मैथ्स के कंसर्न में। सो ये डेटा वेरी करता है अलग अलग। तो रीजन क्या है? रीजन क्या है? मॉरल सोशल नॉर्म्स एट एबिलिटी। रीजन क्या है? व्हाट ड्राइव्स दिस डिफरेंस इन परफॉर्मेंस डिस्पाइट अ लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, a large section is eager to attribute these disparities to difference in ability। ये जो चेंज है, जो वो क्या है एक्चुअली, वो ये क्या है? वो कहना चाह रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म। पहली बात तो ये कि जो हमारे देश में इस तरह की बहुत ज्यादा सोसाइटी नॉर्म्स चलते हैं जहाँ पे लड़कियों को टीचिंग की पोजीशन ऑफर की जाती है, उनको बोला जा रहा पढ़ने की क्या जरूरत है, आप ह्यूमैनिटीज ले लो, साथ ही साथ आप जो फिजिकल एक्टिविटीज में मत जाओ। जो एक तो ये सेक्ट है, जो ये सेक्टर है, जो सेक्टर का मतलब सोचने वाले लोग, एक तो वो है। और दूसरा जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि इससे अच्छे टीचर्स भी नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से लोग आगे नहीं पढ़ पाते हैं, लड़कियां स्पेसिफिकली। देयर इज अ वाइड स्प्रेड प्रिवलेंस ऑफ द सिस्टमैटिक डिवैल्यूएशन ऑफ गर्ल्स रिलेटेड टू देयर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इन द क्लासरूम, एट होम एंड सोसाइटी। ऑफ कोर्स जब क्लास अच्छा नहीं होगा, घर में सपोर्ट नहीं मिलेगा, सोसाइटी नॉर्म्स अच्छे नहीं होंगे, तो आप एक स्टीरियोटाइप ओपिनियन बनाते हो उनके लिए कि आप तुमको ये करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स करके क्या करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे। और इसको रेफर करते हुए एक यूट्यूब वीडियो को भी रेफर करते हैं जहां पे ऐसे लोगों ने एक्सप्रेस किया कि जो लड़कियां स्कूल टाइम में लड़कों से अच्छा परफॉर्म करती थी पर आगे उनको कोई स्कोप नहीं मिला। नाउ मेनी स्टेट्स एंड सेंट्रल पॉलिसीज एंड कैंपेन्स शो दैट पब्लिक पॉलिसी रिकॉग्नाइजेस द डिस्क्रिमिनेशन एंड बायसेस दैट गर्ल्स फेस इन एनरोलिंग एंड आल्सो कंटिन्यूइंग स्कूल। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिपोर्ट की बात हो रही है, इससे कई कैंपेन्स भी हुए हैं जहां ये बातें खुल के आई हैं, जब लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है स्कूल कंटिन्यू करने के साथ भी। जबकि हमारी एनईपी पॉलिसी टू एक्नॉलेजेस द नीड टू एड्रेस सेवरल जेंडर रिलेटेड गैप्स इन स्कूलिंग, और जो हमारी एनईपी पॉलिसी है वो भी जेंडर रिलेटेड गैप्स को एड्रेस करने की बात करती है। तो एक समस्या हमारे सामने यही आ गई कि जेंडर इंक्लूसिव फंड्स जो हमारे पास हैं उनको जेंडर इक्वालिटी या जेंडर गैप को कम करने के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी एनसीईआरटी का कवरेज है इसमें जेंडर डिस्पैरिटीज के साथ साथ लोगों को जागरूक भी करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी ही ये चांस नहीं लेगी, ये एफर्ट नहीं लेगी, तो सिस्टम कितना भी बढ़िया हो लेकिन उनको कहीं प्रमोशन नहीं मिलेगा और जो ये चीज है वो बढ़ती चली। ऐसा लड़कियां बुरा करती हैं ऐसा नहीं है, गर्ल्स आर बेटर मैनेजर देन बॉयज, बट उनको अगर एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो ये चीज आगे बढ़ती जाएगी। However, neither of these documents explicitly recognizes the causes and consequences। जो जितने डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है वहां पे कोई ग्रास रूट कॉजेज की बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी गर्ल्स डिफरेंसेस मैथमेटिक्स लर्निंग एट अर्ली एजेस। लेकिन फिर भी ये कहना, इस डेटा ये कहता है लेकिन कॉजेज को नहीं बताता कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले जो लड़कियां अच्छा करती थी मैथ्स में वो बाद में अच्छा नहीं कर पाई। Now, it is not these gaps in mechanism are unknown to the education administration and policymakers. It was recognized in the position paper on the teaching of mathematics published by NCERT। NCERT 2005 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, उसमें इस बात को मेंशन किया था। The paper talks at length about poorer outcomes for girls in mathematics through the devaluation of girls in society। तो एक कारण, सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये आया कि डिवैल्यूएशन हुआ है लड़कियों का समाज में, और जिस वजह से उनका कवरेज और उनका इंटरेस्ट दोनों ही गए हैं मैथ्स में। Now it also discusses classroom research indicating how gendered perceptions and the behavior of teachers might negatively impact how girls view and perform
in mathematics in classroom। मतलब ये सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं, क्लासेस में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और नेगेटिवली अप्रोच किया जाता है लड़कियों को, स्पेसिफिकली ये बताने के लिए कि तुम्हें तो शादी करनी है। मतलब ये जो मैं अपने हिसाब से इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने भी फेस करी हैं कि तुम्हें क्या करना है, शादी होगी घर चले जाओगे, मैथ्स पढ़ने की क्या जरूरत है, साइंस में क्यों जाना है, आर्ट्स ले लो, साइंस या फिर हिस्ट्री ले लो और आगे निकल जाओ। द स्टेप्स वर ट्राइंग टारगेटेड बिहेवियर इंटरवेंशन। मतलब वो कह रहे हैं क्या करना चाहिए कि टारगेटेड बिहेवियर इंटरवेंशन को ध्यान में रखते हुए हमें जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो जहां से आता है उसके लिए वैसी विचारधारा बनाना। कि सपोज करिए अगर आप एक पुअर फैमिली से आते हो तो ये मान लेना कि तुम गरीब हो तो तुम्हारी अप्रोच भी गरीब है। एक स्टीरियोटाइप नेचर, मतलब अगर आप ब्राह्मण फैमिली से आते हो या आप मुस्लिम फैमिली से आते हो तो आपको उस तरह से ट्रीटमेंट देने को कहते हैं स्टीरियोटाइप बिहेवियर। तो जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर है कि लड़कियां अच्छा नहीं कर सकती हैं, वो हाउस होल्ड में ही जाएं और उनको आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, इस माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा, तभी हम स्टेम फील्ड्स में कुछ अच्छा कर पाएंगे। स्टेम फील्ड्स का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम, जैसे मैंने मेंशन किया भी हुआ है, जिसमें साइंस, टेक और मैथ्स की चीजें आती हैं, उसको स्टेम एजुकेशन कहते हैं। तो स्टेम की फील्ड्स में आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आप इस स्टीरियोटाइप ओपिनियन को तोड़ोगे और सबके लिए एक बिहेवियर चेंजेस को लेकर के हम आएंगे, तभी चीजें चेंज होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल है G20 इंडिया प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल लीडरशिप। G20 की शुरुआत ही एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के आधार पर हुई थी। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो 25 साल पहले हुआ उसके आधार में G20 की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब इसको इतना फॉर्मलाइज कर दिया गया है कि G20 एक बहुत ही प्रीमियम या प्रीमियर फोरम बन के सामने आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे डेडलॉक इस सिस्टम में आ गए, G20 में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जापान जो है G7 को जो चेयर कर रहा है वो नहीं आ रहा मीटिंग अटेंड करने नहीं आ पा रहा। साउथ कोरिया ने डिक्लाइन किया है। और साथ ही साथ ये हुआ क्यों है, क्योंकि रशिया के लिए जो हमारा जो फ्रंट है इंडिया का, ये आर्टिकल राइटर कह रहे हैं कि जापान आने से अभी आ नहीं पा रहा है। इस बार अभी जो मीटिंग होने वाली है उसमें जापान नहीं आएगा, लेकिन चाइना से रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। साथ ही साथ साउथ कोरिया ने डिक्लाइन किया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली मीट एंड रशिया, चाइना एंड ईयू पब्लिकली स्टिकिंग टू देयर डिफरिंग पोजीशन ऑन द वॉर इन यूक्रेन। मतलब रशिया, चाइना, ईयू की जो पॉलिसीज हैं वो अपनी जगह स्टिक हैं, चेंज नहीं हो रही हैं। मतलब हम अभी आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ समय पहले कुछ दिन पहले ही हमने अब्सटेन किया वोटिंग करने के लिए रशिया के लिए, ये एक बड़ा कारण है। चाइना ने भी अब्सटेन किया, पाकिस्तान ने भी अब्सटेन किया। तो रशिया के लिए जो हमारा फ्रंट है वो अलग है और G7 और ईयू का जो फ्रंट है यूक्रेन वॉर को लेकर वो अलग है, जिस वजह से ये प्लेटफॉर्म कुछ डेडलॉक्स के साथ आगे बढ़ रहा है। As leader of the G20 this year, India could watch this happen, as appears to have been the case with the finance ministers gathering at Bengaluru। ठीक है, क्लियर है। तो इस समझने वाली बात क्या है कि हमको जो अपना व्यू पॉइंट है, जो अपना स्टांस है यूक्रेन को लेकर के और रशिया को लेकर के, वो चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम डेडलॉक्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे और G20 की जो प्रेसिडेंसी के आधार पर जो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद ना ला पाए। द वॉर इन यूक्रेन इज अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड चार्टर प्रिंसिपल्स ऑफ द UN। ये सब इफेक्ट हो रहे हैं, हम सब जानते हैं, और ग्लोबल इकोनॉमीज भी इस बात को महसूस कर रही हैं। द फर्स्ट टू आर सेंट्रल टू इंडियाज एजेंडा एज शेयर दिस ईयर। और ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज और अनक्लियर स्टेबिलिटी इंडिया के लिए बहुत बड़ा एजेंडा है। UN चार्टर की बात तो सब देश करते हैं, लेकिन इस साल के लिए ग्लोबल इकोनॉमी जो स्टेबलाइजेशन, जिसे हम कहते भी है मैक्रो, इसको शब्द यूज किया गया था, मैक्रो स्टेबिलिटी को ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं कि बाहर के देशों में स्टेबलाइजेशन होगा तो हमारे देश में ऑलरेडी स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज जो हमारा मुद्दा है, साथ ही साथ मैक्रो स्टेबिलिटी भी हमारा मुद्दा है। तो अगर हमने डिसीजन नहीं लिया तो आगे समय में दिक्कत हो सकती है, इसको एक्सपर्ट हाईलाइट करती हैं। तो डिफिकल्ट रोड फॉर इंडिया, डिफिकल्ट रोड क्यों है? द ग्रुप कुड नॉट अग्री ऑन आउटकम डॉक्यूमेंट। हम कोई भी डॉक्यूमेंट पास नहीं कर पाए लास्ट वीक G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट में रशिया के अगेंस्ट, और ये काफी एक अनईजी सिचुएशन थी इंडिया के लिए भी। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अब्सटेन किया UN में और यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं हो पाया, बाहर नहीं आ पाया रशिया के लिए। रशिया ने तारीफ करी इंडिया की, लेकिन क्या ये सही रास्ता है? द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज पोजिशन वॉज अ वैलिड वन। 2 days earlier, New Delhi had abstained on a vote on UN General Assembly। ठीक है, हमको पता है इसमें 141 वोट पड़े और इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ने अब्सटेन किया।
देयर इज अ टाइम फॉर लीविंग द डोर ओपन फॉर डायलॉग, लेकिन ऐसे हमको ब्लॉक एंडेड रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, इंडिया को रास्ता खोलना चाहिए बात करने के लिए, और रशिया के लिए जो उनका हमारा जो ओपिनियन है उसको चेंज करना चाहिए। तो काफी एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन क्या हम डायरेक्ट मुठभेड़ कर सकते हैं रशिया से, ये भी अपने आप में एक सवाल है। द कंडेमिंग रशिया's invasion of Ukraine is not about supporting the US or encouraging NATO expansion. It is about upholding the principles of sovereignty and territorial integrity. ध्यान दीजिएगा, वो कहना चाह रही हैं कि अगर हम रशिया के अगेंस्ट कोई स्टेप उठाते हैं या हम वोट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूएस और नाटो को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम संप्रभुता के प्रिंसिपल्स को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स को इंश्राइन करते हैं, जो यूएन चार्टर में लिखा है। लेकिन जब इस समय का जो समय चल रहा है वो मल्टीपोलर पावर एक्सपेंशन का समय चल रहा है। अभी पता नहीं पावर किसके पास है, तो एक स्टेप लेना कितना ठीक होगा ये तो पॉलिसी मेकर्स ही जान सकते हैं। द कंसर्न इज ग्लोबल, दिस इज नॉट अबाउट जस्ट अ यूरोपियन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम किसकी है? ऑयल, गैस और साथ ही साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ फूड सप्लाईज की, प्राइसेस की, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यूरोपियन यूनियन की प्रॉब्लम है या यूरोप की प्रॉब्लम है, इंडिया की प्रॉब्लम, सभी देशों की प्रॉब्लम है। नजरबंदी वाली बात यहाँ पे ये है कि अभी जो समय अब आ रहा है, द वॉर इन यूक्रेन कुड ड्रैग ऑन, इवेंचुअली पेटरिंग आउट इनटू अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। द लॉन्गर इट कंटिन्यूज द वीकर रशिया सैंक्शन एंड आइसोलेटेड बाय मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज। अगर जितना लंबी लड़ाई चलेगी रशिया पे और सैंक्शंस लगेंगे और वो अकेला पड़ जाएगा। द आयरनी ऑफ इंडिया नॉट टेकिंग साइड्स मीन दैट इट इज हेल्पिंग रशिया बिकम अ क्लाइंट स्टेट ऑफ चाइना। पर लेकिन इसका साइड करने का मतलब ये नहीं कि आप हेल्प कर रहे हैं रशिया को और आप चाइना का क्लाइंट बनते जा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अपना डिसीजन हमको उठा करके लेके चलना चाहिए, ऐसा वो कहती हैं। रिन्यूइंग कमिटमेंट्स में बता रही है कि आफ्टर इंडिया, और ये क्यों कहती हैं क्योंकि कुछ समय पहले जो बाली समिट हुआ था वहां पे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इस बात को कहा था, नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। तो वो कहती हैं जब बाली में आप इस बात को कह पाए थे तो क्यों ना आप G20 में अगर इसको अपहोल्ड नहीं कर पाते हैं इस प्रिंसिपल को, तो एक दुखद घटना होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग द विंडसर फ्रेमवर्क। इसमें विंडसर फ्रेमवर्क को समझेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन ये आर्टिकल उठाता है। व्हाट इज नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल एंड हाउ डिड इट लीड टू डिस्ट्रप्शन इन ट्रेड बिटवीन नॉर्दर्न आइलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। दूसरा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ टेंशन, क्या है, यूनियनिस्ट ने क्या बोला, रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड क्या बोलते हैं, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, इस पिक्चर को हम सबसे लास्ट में देखेंगे, एक रिविजन हो जाएगा। नाउ स्टोरी क्या है, द यूके एंड EU struck a deal on February 27 regarding post Brexit trade rules for Northern Ireland. नॉर्दर्न आइलैंड को जो ये वाला इलाका है इसके लिए एक ट्रेड डील हुई विद अ व्यू टू रिमूव द बॉर्डर बिटवीन ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइलैंड रनिंग थ्रू द आयरिश सी। जिसमें क्या हुआ, बॉर्डर को रिमूव करना है ब्रिटेन को लेके, ब्रिटेन का पूरा ये ग्रेट ब्रिटेन का ही इलाका आता है, लेकिन इनके बीच में एक दायरा बनाया गया था, जो एक बॉर्डर बनाया गया था ट्रेड को लेकर के, जो आयरिश सी, जो ये बीच का इलाका है आयरिश सी का इलाका है, इसके लिहाज से। ठीक है, उसको देखेंगे। नाउ द फैक्ट दैट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड रिमेन्ड विद EU आफ्टर ब्रेक्सिट, और क्या है कि फैक्ट क्या है कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मतलब ये वाला इलाका जो यूके का इलाका नहीं है, ये EU का इलाका है, अभी भी ब्रेक्सिट से एग्जिट नहीं हुआ है, सिर्फ यूके एग्जिट हुआ था। लेड टू कॉम्प्लिकेशन ऑन द ट्रेड फ्रंट, अ रिंकल दैट द यूके कंजर्वेशन गवर्नमेंट आयरनड आउट विद द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उसको देखते हैं। However, the protocol which allowed EU customs rule to apply across Northern Ireland led to tension in the province. लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया था उससे जो EU customs के जो प्रोटोकॉल नॉर्दर्न आइलैंड को लेकर के बनाए गए थे उससे काफी टेंशन थी, और उसको ठीक करने के लिए ये विंडसर फ्रेमवर्क बनाया गया है। ठीक है, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट है इस सब झंझट को सुलझाने का। ना आके फटाफट देखते हैं कि एक्चुअली क्या बैकड्रॉप है इसका, कि 1921 में एंग्लो आयरिश ट्रीटी साइन हुई थी, एस्टैब्लिश की गई थी आयरिश फ्री स्टेट को लेकर के, क्योंकि आयरिश लोगों का ये मानना था कि उनको अपना एक अलग स्टेट, अपनी एक अलग जगह दुनिया में चाहिए। द आइलैंड्स काउंटीज कंप्राइजिंग नॉर्दर्न आइलैंड एंड रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ द यूके। जिसमें उन्होंने कहा था, ये वाला इलाका हम देखते हैं फिर से, कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये वाला जो आइलैंड जहां लिखा है ये तो रहेगा फ्री स्टेट, और नॉर्दर्न आइलैंड यूके का हिस्सा रह सकता है, और रहा भी। तो ये ट्रीटी साइन हुई थी। Now the political split on the island was exacerbated
एस्केलेटेड बाय ग्रोइंग टेंशन, लेकिन टेंशन बढ़ती चली गई और ये 1960 में बहुत झगड़े फसाद के बाद क्या हुआ, ये एक वायलेंस क्रिएट हुआ, हु वर सेट ऑन नॉर्दर्न आयरलैंड रिमेनिंग विद इन द यूके, और जिसमें से क्या का फाइनल हुआ कि ये वाला हिस्सा यूके का पार्ट रहेगा और ये वाला हिस्सा यूके का पार्ट नहीं रहेगा और फ्री स्टेट बन जाएगा। एंड द रिपब्लिकन्स हु फेवर्ड यूनिफिकेशन विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और जो भी यूनिफिकेशन था उनका हो गया और डिवाइड बन गया। नाउ दिस डार्क सागा, जो ये जो घटना घटी, इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई। तो उसके बाद एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन हुआ, वाज हैमर्ड आउट 1998 बिटवीन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और बर्टी अहरन के बीच ऑफ द यूके एंड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड रिस्पेक्टिवली। तो सवाल ये है कि क्या ये इलाका यूके का हिस्सा नहीं है? ये आंसर सही है, आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूके का हिस्सा नहीं है। सिर्फ यूके का हिस्सा क्या है, ये ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये सारा हिस्सा ये यूके का हिस्सा है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग है और ये ईयू का पार्ट है। ये ब्लू वाला हिस्सा ईयू का पार्ट नहीं है, ये ब्रेक्जिट में अलग हो गया था। ठीक है। नाउ जो ये लास्ट में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, उसका की टेक अवे क्या था कि दैट आर रिस्पेक्टिंग द विशेस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ आइलैंड एंड द प्रोविंस वुड रिमेन अ पार्ट ऑफ यूके, ये प्रोविंस रहेगा पार्ट यूके का, और साथ ही साथ द पीपल ऑफ प्रोविंस वुड कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय ब्लेंडेड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस, जो ब्लेंडेड पॉलिटिशियंस होंगे वो उस इलाके को चलाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब इस पिक्चर में फटाफट देख लेते हैं। सदर्न आइलैंड बिकेम इन द आयरिश फ्री स्टेट एंड लेफ्ट यूके इन 1992। 1922 में जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने सदर्न वाला पार्ट, जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है, इसने यूके को 1922 में छोड़ दिया था और कॉमनवेल्थ को 1949 में छोड़ दिया था। एंड इन नाउ नोन एज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आर सिंपली आइलैंड। जो हम आइलैंड बोलते हैं ना, वो हम सदर्न आइलैंड को समझते हैं, और जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है वो यूके का हिस्सा है। ठीक है, ये क्लियर होता है। नाउ Why were three trade tensions? अब यहाँ देयर ट्रेड टेंशन क्यों है उसको देख लेते हैं। These carefully constructed arrangement faced an imminent challenge with the prospect of Brexit. जब Brexit हुआ तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा ऑलरेडी ईयू का हिस्सा था और यूके वाला हिस्सा भी यूके वाला हिस्सा जिसको नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं, ये ईयू का हिस्सा नहीं था, ना ये था और ना ये था। अब समस्या क्या है कि ईयू के कस्टम्स के हिसाब से इस आयरिश सी को लेते हुए ईयू के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, ईयू यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि आयरलैंड ऑलरेडी हिस्सा है ईयू का अभी भी। ठीक है, तो यहाँ के कस्टम रूल्स को लेकर के डिस्प्यूट था नॉर्दर्न आयरलैंड को और सदर्न आयरलैंड को लेकर के। Now this was to avoid a hard custom border between Northern Ireland and Republic of Ireland। मतलब border issues थे कि हमारे पास जो चीजें आती हैं वो ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाती हैं और कस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। While the protocol promoted peace and harmony on the island, it de facto cut Northern Ireland off from the UK in terms of trade from imposing and effect a hard custom border in the Irish Sea। और प्रोटोकॉल ने क्या प्रमोट किया कि यूके को हम अलग कर देते हैं, चीजें सिर्फ यू यहाँ पर जाएंगी, यहाँ नहीं जाएंगी, और यहाँ पे जो रसद जो मुहैया कराई जाती है वो यूके के द्वारा प्रमोट कराई जाएगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा यूके की तरफ है। तो क्योंकि हिस्सा यूके का है तो यूके ही इसकी जिम्मेदारी ले सामान को पहुंचाने की, और बहुत ही हार्ड कस्टम रूल्स लगाए गए इस नॉर्थ वाले इलाके में सामान पहुंचाने की। Now this aggravated Northern Ireland to unionists who argued that it was unfair that goods could not flow freely between the province and the rest of the UK। और इसके लिए जो वहां के यूनियनिस्ट थे उन्होंने बहुत ही फसाद किया कि सही तरीका नहीं है कि इस पूरे इलाके में जो सामान किस तरीके से फ्लो ना कर पाए, क्योंकि ये देखा जाए तो जोग्राफिकली तो एक ही हिस्सा है, बस बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट होने की वजह से उनको क्यों झेलना पड़े और यूके इसका चार्ज क्यों ले, तो इसके लिए वहां के लोगों में डिस्प्यूट हुआ। ठीक है, नाउ अब इसके बाद विंडसर फ्रेमवर्क को बनाया गया है जिसमें इस बात को टेक केयर किया गया है। द विंडसर फ्रेमवर्क सीक्स टू एड्रेस aforementioned disruption to trade between Northern Ireland and the rest of the UK caused by the Northern Ireland Protocol। It does so by permitting free trade between Great Britain and Northern Ireland through the use of green and red lanes को भी देख लेंगे। तो अब क्या किया गया, दो चीजें की, रेड और ग्रीन लेन्स को बनाया गया है flowing of goods onto Northern Ireland। Green lane goods will have fewer checks and controls and including no custom checks or rules of origin। और red lane होगा under the framework will be subject to full check। मतलब जो green lane से सामान पहुंचाया जाएगा उसमें कोई checks और customs कम होंगे, और जो red lane सामान पहुंचाया जाएगा उसमें full checks और कंट्रोल होगा। इसको फटाफट यहाँ देख लेते हैं। देखिए इस पिक्चर में क्या है,
यहाँ पे आप देखिए ये जो ग्रीन लेन है यहाँ से आ रही है सीधे, जिसमें आपका यूके से यहाँ पर रसद मुहैया कराई जाएगी, और रेड लेन से सामान जो है वो यहाँ पहुंचाया जाएगा, जो इस सदर्न वाले पार्ट में जाएगा। नदर्न आइलैंड ग्रीन लेन फॉर यूके गुड्स ट्रेडर्स टू कंप्लीट सिंगल सर्टिफिकेट पर ट्रक रादर देन मल्टीपल फॉर्म पर लोड, और आइलैंड में सामान पहुंचाया जाएगा। ईयू डेस्टिन्ड गुड्स गो वाया रेड लेन विद फुल कस्टम प्रोसीजर्स, मतलब सामान यहीं से मूव होगा, लेकिन ये ईयू के द्वारा यहाँ पे रेड लेन से होगा, जिसमें ईयू डेस्टिन करेगा इसको, और नॉर्दर्न आइलैंड में ऊपर वाले हिस्से में पहुंचाया जाएगा। ईयू से ही माल आएगा, जो सामान ट्रेड तो यहीं से होगा ना, ट्रेड फॉरवर्ड होगा, लेकिन सर्टिफिकेशन पर ट्रक उसको यहाँ से नॉर्दर्न आइलैंड को मिलेगा और मूव करेगा इस वाले इलाके से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, पर फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि दो चीजें डिसाइड हो गई, रेड लेन और ब्लू लेन, सॉरी ग्रीन लेन ना। अब आगे वाली बात यह है कि द प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन चिल्ड मीट्स और कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, जिसमें आगे टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, पर काफी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। नाउ विल द फ्रेमवर्क रिजॉल्व ऑल आउटस्टैंडिंग ट्रेड इश्यूज इन द एरिया, क्या ये सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा? तो द विंडसर फ्रेमवर्क जो इसका ये फाइनल टारगेट है इस बार की सरकार का, जो ऋषि सुनाक है, कि हम इसको फिक्स कर लेंगे। While the Windsor arrangement is aimed at protecting Northern Ireland's position within the UK and restoring its people's sovereignty, मतलब उस देश की संप्रभुता, मतलब यूके का ही पार्ट है ना नॉर्दर्न आइलैंड, तो उनकी संप्रभुता और वहां पे अच्छी तरीके से रसद मुहैया हो सके, इसको ध्यान में देकर के उनका काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है कंबाइनिंग सोशल वेलफेयर इन कैपिटल मार्केट्स थ्रू एसएससी। एसएससी क्या होता है उसको देख लेते हैं। पहला सवाल, हाउ डज सोशल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन, हाउ विल एनपीओ एंड एफपीओ रेज फंड थ्रू दिस एक्सचेंज। पहली बात तो ये कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मकसद है कि सोशल चीजों को लेकर के या सोशल एक्ट में जो कंपनियां काम करती हैं उनके लिए एक रास्ता बनाया जाए। ये काफी समय से डिस्कशन में था और फाइनली इसको फरवरी 22 को एग्जीक्यूट कर दिया गया। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया रिसीव द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू सेटअप अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो कौन सेटअप कर रहा है इसको? नेशनल एनएसई इसको सेटअप कर रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप कर रहा है। ठीक है, नाउ अब ये है क्या? द एसएससी वुड फंक्शन एज ए सेपरेट सेगमेंट विद इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज एंड हेल्प सोशल एंटरप्राइजेस रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द मैकेनिज्म। अब क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही एक स्पेशल सेगमेंट बनाया जाएगा, जिसमें जो कंपनियां सोशल एंटरप्राइजिंग के लिए फंड्स कलेक्ट करना चाहती हैं कर सकती हैं। ठीक है, और इसके दो टाइप होंगे, एक होगा फॉर प्रॉफिट, एक होगा फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट। सो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो फॉर प्रॉफिट के लिए ही पैसा लगा पाएंगे, और बाकी के जो जितने इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल्स हो या नॉन इंस्टीट्यूशनल्स हो, वो बाकी की सिक्योरिटीज में पैसा लगा पाएंगे। अब इसको और समझेंगे तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो भी कंपनियां सोशल एक्ट के लिए काम करना चाहती हैं वो अब एनएसई में रजिस्टर करा करके एज ए सोशल एसएसई में रजिस्टर करा करके अपनी कंपनी के लिए पैसा मांग सकती हैं जनता से। ठीक है, ना एलिजिबिलिटी किस किस की है? एलिजिबिलिटी कौन सी कंपनीज के लिए होगा? वो जो हंगर के लिए काम करें, पावर्टी, माल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, एलजीबीटीक्यूआईए, विमेन एम्पावरमेंट, एलिजिबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, जो एक लिस्ट है, जो कंपनियां इन सब चीजों के लिए काम करेंगी वो ही इस एक्सचेंज में रजिस्टर करा पाएंगी। और एनी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, दो टाइप होंगे, एनपीओ और एफपीएसईज, दैट एस्टैब्लिशेस द प्राइमरी सोशल इंटेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सोशल एंटरप्राइज। मतलब जिनका टारगेट सोशल होगा, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट के लिए हो, दोनों ही सेगमेंट की कंपनियां रजिस्टर करा पाएंगी। लेकिन 67% of their activities must be directed towards attaining the stated object। लेकिन 67% जो एक्टिविटीज होंगी, वो जो उनके कृत्य होंगे वो इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए होंगे। जहां उनको लगा कि आप इनसे हट रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा ना। कॉर्पोरेट फाउंडेशन, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटीज, प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज वुड नॉट बी आइडेंटिफाइड एज एसी। प्री में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंपनियां या कौन कौन से पर्सन इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे पैसा लगाने के लिए। तो इस सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। नाउ एनपीओ रेज कैसे करते हैं पैसा? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं, और जो प्रॉफिट वाले हैं वो भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, वो एनपीओ के माध्यम से नहीं करेंगे। आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, देखिए दो टाइप होंगे इसमें। एक होगा फॉर प्रॉफिट, जो कंपनियां फॉर प्रॉफिट है लेकिन उनका काम भी सोशल है,
और एक फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट है जिनका काम सोशल है। तो जो नॉन प्रॉफिट होंगे वो अपना जो पैसा इकट्ठा करेंगे इक्विटी से, जीरो कूपन से, म्यूचुअल फंड से, एसवीपी पे, लेकिन क्योंकि इनका नॉन प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं बनाएंगी कंपनियां, लेकिन सोशल एक्ट के लिए काम करेंगी। और दूसरा क्या है, एक्सचेंजेस तो ये सारे हो सकते हैं, एनएसई भी हो सकता है, बीएसई भी हो सकता है मेन बोर्ड के लिए। इनके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे इक्विटी, डेट, डेवलपमेंट, इम्पैक्ट बॉन्ड्स, एसपीपी, तो पैसा इससे भी वो उठा सकते हैं। नाउ एफपीओ रेज मनी, एफपीओ का मतलब हुआ फॉर प्रॉफिट। दो टाइप के होंगे, एनपीओ जिनका टारगेट होगा सिर्फ सोशल एक्ट, प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, और दूसरा क्या होगा, एफपीओ जिनका टारगेट होगा पैसा बनाना भी, लेकिन वो सोशल एक्ट के लिए भी काम करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। तो दोनों ही टाइप से पैसा मार्केट से उठाया जाएगा और दोनों तरह के का रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है, एसबी SEBI regulations state that social enterprise should submit an annual impact report in prescribed format। दोनों ही टाइप की कंपनियां, चाहे एफपीओ हो चाहे वो एनपीओ हो, दोनों को एक सोशल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें से फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइजेस को रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब वो नॉर्मल इस एक्सचेंज में काम कर सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनका टारगेट एनपीओ होगा, जिनका टारगेट होगा नो प्रॉफिट होगा, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा एसएससी में। लेकिन जिनका टारगेट प्रॉफिट नहीं होगा, उनको एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, वो नॉर्मल कंपनी की तरह काम कर सकती हैं। ऑफ कोर्स उनको प्रॉफिट बनाने के लिए आई हैं, जब प्रॉफिट बनाने के लिए आएंगी तो वो एसएससी में रजिस्टर क्यों करेंगी, राइट? वो नॉर्मल एक्सचेंज में रजिस्टर कर सकती हैं, क्योंकि एसएससी एक पूरे ही एक्सचेंज का एक भाग है। बस समझ लीजिए कि एनएससी है, ये पूरा एनएससी है, उसका एक भाग एसएससी बना दिया और एक भाग एनएससी है। तो जिनका टारगेट प्रॉफिट बनाना है वो एनएससी में चले जाएंगे, जो प्रॉफिट नहीं बनाती है वो एसएससी में चले जाएंगे और अपना डिमांड जो पैसा है वो मार्केट से लेंगे, और इस तरीके से सोशल एक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और वो सेबी की नजर में भी आ जाएंगे। टारगेट क्या है इसका? टारगेट ये है कि वो कंपनियां जो नॉन प्रॉफिट होती हैं लेकिन फंड्स को इकट्ठा करती हैं, वो भी सेबी की नजर में आ जाए, इसलिए इसको किया जा रहा है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट है सियरिंग चेंजेस में ये मेंशन कर रहे हैं कि आईएमडी ने बताया कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो नॉर्मल स्तर से काफी ऊपर है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हीट वेव बहुत जल्दी हमको इफेक्ट कर सकती है कुछ इलाकों को छोड़ करके, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, कोस्टल कर्नाटका को छोड़ दें तो बाकी इलाका बहुत जल्दी ही गर्मी की चपेट में आ जाएगा, जो एल नीनो का प्रभाव है। हीट वेव क्या होती है? इज व्हेन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर्स आर ओवर 45 डिग्री सेल्सियस, जब तापमान 45 डिग्री से ऊपर हो और या फिर टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो नॉर्मल के, तो उसे कहते हैं हीट वेव। प्री के लिए इंपॉर्टेंट बैठता है, पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा भी लैंसेट की स्टडी ने कहा था कि गर्मी ज्यादा होने से हमारी वर्किंग जो पोटेंशियल है, वर्किंग पोटेंशियल है, लेबर आर पोटेंशियल है, वो भी हिट होता है। तो 55% जो है डेथ नंबर्स बढ़ने की वजह से 167.2 बिलियन पोटेंशियल लेबर्स का लॉस होता है काम करने के घंटों में। तो ये भी रिपोर्ट हम लास्ट ईयर आई थी, हम इसको समझते हैं। नाउ इसके अलावा अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा तो हमारे ऊपर एल नीनो की घटना आ सकती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो सूखा पड़ना, बारिश ना होना, प्रोडक्शन ना होना, वो सारे झंझट हमारे सामने आएंगे। कल के आर्टिकल में था भी कि अगर ये समस्या बनती है तो आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सूखा पड़ने के बाद प्रोडक्शन में कमी आएगी और आरबीआई फिर से इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की चपेट में आ जाएगा। However, should be a wake-up call to buttress public health system and they make them more responsive। लेकिन सभी स्टेट्स को एक अलार्मिंग बेल की तरह काम कर रही है ये चीज कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस केस में हमको अपने स्टेट्स को एक्टिव कर देना चाहिए कि वो आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार हो जाएं। उसके अलावा एक इन्फोग्राफिक है बहुत ही अच्छा, जिसमें मेंशन किया गया है कि हमारे देश में जो डेवलपमेंट गोल्स है ना, वो महिलाओं के ऊपर कम टारगेट करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, एनीमिया को लेकर के। A recent study published in Lancet has concluded that India is not target to achieve 19 of 33 SDGs indicators। ध्यान दीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो गोल्स को हमेशा याद रखिएगा, उसको अचीव करना हर देश की जिम्मेदारी है। उनमें से हम 19 को ही टारगेट कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। क्रिटिकल नंबर्स कहाँ पे आते हैं? वेस्टिंग एंड ओवरवेट चिल्ड्रन, एनीमिया, चाइल्ड मैरिज, पार्टनर वायलेंस, टोबैको यूज एंड मॉडर्न कंट्रासेप्टिव यूज, जिसमें से लिस्ट एक दिखाई गई है। आप देखिए कि एनीमिया का जो नंबर है यहाँ पर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए रेड में जा रहा है, उसमें डार्क रेड का मतलब है नेवर मेट। उसके बाद है जो नंबर्स 2035 और बिफोर,
36 से 40 के, 41 से ऊपर नंबर्स अचीव करने के साल दिए गए कि यहाँ तक उनको अचीव करना है जो हम कितना कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ ऑन टारगेट कौन कौन से नंबर्स हैं उनको भी दिया गया है। तो इस पूरी लिस्ट में क्लियर होकर के आता है कि जो हमारी स्टडीज हैं वो अभी तक उतनी अप टू द मार्क नहीं है, और हम सारे एसडीजी इंडिकेटर्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं। इन्फोग्राफिक बहुत ही अच्छा है, आप इसको अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, स्पेशली सोशल इश्यूज में, मेंस वाले पार्ट में। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ इट इज रियली हेल्पफुल टू यू, गिव मी अ बिग थम्स अप। आई रियली लाइक योर सपोर्ट। जो सब्सक्राइबर्स मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक हूँ और आगे भी बढ़ के जाऊंगी, आई एम प्रीटी श्योर। तो मिलेंगे एक अच्छी एनालिसिस के साथ नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस में, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, ईटी और साथ ही साथ आपका इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज होंगी। तब तक तैयारी करते रहिए।